यह आपका क्लास 10 साइंस चैप्टर है ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड। हमने केवल वो पार्ट लिया है जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। टर्म फर्स्ट एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए और करिए। यहाँ से आता है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है। द ब्लू कलर ऑफ वाटर इन डीप सी इज ड्यू टू, यानी कि जो गहरा समुद्र का पानी होता है उसका कलर ब्लू क्यों होता है। भाई हमें पता है सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग कौन होता है, ब्लू कलर होता है। तो ब्लू कलर किसके कारण होगा, स्कैटरिंग के कारण होगा। यानी कि इसमें जो है सबसे ज़्यादा फैलने वाला कलर कौन सा है, ब्लू है। इसलिए हमें समुद्र का गहरा पानी नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। द स्टार एपियर शिफ्टेड फ्रॉम देयर एक्चुअल पोजिशन ड्यू टू फिनोमिना। वह फिनोमिना बताना है जिसके कारण स्टार एपियर होते हैं शिफ्टेड एक्चुअल पोजीशन से। तो जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है या रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है कोई रे, तो वह अपने स्थान से शिफ्ट हो जाता है। उसी के कारण यहाँ पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण ही, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन भी कह सकते हो, स्टार एपियर शिफ्टेड देयर एक्चुअल पोजिशंस। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। व्हेन वाइट लाइट एंटर इन द प्रिज्म गेट स्प्लिट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स, दिस इज़ ड्यू टू। उसके कारण बताइए। यानी कि जब हम वाइट लाइट को प्रिज्म में एंटर कराते हैं तो वह अपने कंस्टिट्यूएंट कलर में स्प्लिट हो जाती है। स्प्लिट होने का रीज़न क्या है भाई, स्कैटरिंग तो है नहीं, प्रिज्म मेटल हैवी लाइट डेंसिटी भी नहीं है, तो इसका आंसर होगा डिफरेंट वेलोसिटी ऑफ ईच कलर ऑफ लाइट इन प्रिज्म। प्रिज्म में प्रत्येक कलर के लिए वेलोसिटी डिफरेंट होती है, इसी कारण से वह 7 कलर में स्प्लिट हो जाता है। द हॉट लेयर बिहेव्स एज विद रेस्पेक्ट टू कोल्ड लेयर। भैया सीधी सी बात है, जो हॉट एयर होती है, यहाँ पर लेयर की जगह क्या है, एयर। तो जो हॉट एयर होती है वह रेयर मीडियम होता है और जो कोल्ड एयर होती है वह डेंसर मीडियम होता है। तो यहाँ पर हॉट एयर की बात चल रही है, बिहेव एज रेयर मीडियम। यहाँ पर हॉट एयर क्या करेगी, रेयर मीडियम का काम करेगी, किसके रेस्पेक्ट में, कोल्ड एयर के रेस्पेक्ट में। कोल्ड यहाँ पर डेंसर का काम करेगी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर ड्यू टू वेरिएशन ऑफ एयर डेंसिटी इज कॉल्ड। यानी कि जो रिफ्रैक्शन होता है लाइट का किसके द्वारा, अर्थ एटमॉस्फेयर के कारण, ड्यू टू वेरिएशन इन एयर डेंसिटी इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। यानी कि लाइट का रिफ्रैक्शन होना अर्थ एटमॉस्फेयर के द्वारा ड्यू टू वेरिएशन इन एयर डेंसिटी इज कॉल्ड, वह कहलाता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। कंसीडर द फॉलोइंग रीजन्स फॉर रेडिस एपियर ऑफ सन एट सनराइज और सनसेट। यानी कि इसका मतलब है, कंसीडर कीजिए इनमें से कौन सा सही होगा रीजन, किसके कारण रेडियस ऑफ अपीयरेंस ऑफ सन, सनराइज और सनसेट के समय सन का कलर रेडियस दिखाई देना। तो इसका हो जाए लाइट फ्रॉम द सन कवर लार्जर डिस्टेंस ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर बिफोर रीचिंग आवर आइज। लाइट जब कवर यानी कि सन से आती है तो उसे लार्जर डिस्टेंस कवर करना पड़ता है अर्थ एटमॉस्फेयर का बिफोर हमारी आइज में पहुंचने से पहले। इसी कारण वह सनराइज और सनसेट के समय रेडियस दिखाई देता है। अब ये एसरेशन और एजर है, देखिए इसमें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, इसका रीजन है ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट। भैया सीधी सी बात है, ये भी सही है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। स्टार का ट्विंकलिंग होना हमें इस एटमॉस्फेयर के रिफ्रैक्शन के कारण ही दिखाई देता, ट्रू है। ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट, बिल्कुल सही है, क्योंकि ब्लू कलर का स्कैटर बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसमें पहले वाला गलत है, मून डज नॉट हैव एटमॉस्फेयर। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना ऑफ लाइट आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। यानी कि हमें नीचे दिए गए फिनोमिना में से बताना है कौन सा फिनोमिना सही है रेनबो के लिए। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, फिर आता है रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन एंड टोटल
इंटरनल। पहले तो जब वह रेयरर से डेंसर में जाती है तो रिफ्रैक्शन होता है, फिर उसका डिस्पर्जन होता है, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 की। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार ड्यू टू एटमॉस्फेयर, यानी कि स्टार, अभी भी मैंने बताया था स्टार का ट्विंकलिंग होना एटमॉस्फेयर के रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफरेंट लेयर, वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्योंकि लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, क्योंकि उसको वहाँ से जो लाइट आती है वो डिफरेंट लेयर से होकर आती है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। इसी कारण स्टार ट्विंकलिंग करते हैं और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि स्टार ट्विंकलिंग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में एक हमें पहले केस स्टडी है। द स्प्लिटिंग ऑफ बीम ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर व्हेन इट पास थ्रू द ग्लास प्रिज्म, जब एक ग्लास प्रिज्म में जाएगी 7 कलर में डिवाइड हो जाएगी, इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। व्हेन ए बीम ऑफ लाइट एंटर ए प्रिज्म इट गेट रिफ्रैक्टेड एंड स्प्लिट इनटू 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. This splitting of the light ray occur because the different angle of the bending, उसका bending का अलग अलग एंगल होता है each color के लिए, hence each color while passing through the prism bend at different angle with respect to incident beam, the give rise to the formation of the colored spectrum। अब देखिए इसके क्वेश्चन क्या बनते हैं, हम उन क्वेश्चनों के आधार पर, इस केस स्टडी के आधार पर उनके आंसर देंगे। पहला है बाय विच ऑप्टिकल फिनोमिना, वह फिनोमिना बताइए डज द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कंस्टिट्यूएंट कलर। अभी भी बताया है कि डिस्पर्जन, यानी कि जब एक वह ऑप्टिकल फिनोमिना कौन सा है, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट का प्रिज्म में पास होकर 7 कलर में डिवाइड होना, कौन सा फिनोमिना, वह है डिस्पर्जन। क्वेश्चन नंबर 11 था ये। अभी इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट एंटर इन ए प्रिज्म द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे, जो ऊपर है ये तो इंसिडेंट रे है और जो नीचे है ये इमरजेंट रे है, तो ये अल्फ़ा जो होता है ये कहलाता है डेविएशन। तो कौन सा हो जाएगा ये, मोनोक्रोमेटिक लाइट जब एंटर करती है प्रिज्म में, जो एंगल बनता है इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच में, उसे कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच कलर ऑफ द वाइट लाइट सफ़र लीस्ट डेविएशन व्हेन बीम ऑफ लाइट व्हाइल लाइट पास थ्रू द प्रिज्म। बहुत सीधी सी बात है, इसने पूछा कौन सा कलर वाइट लाइट का लिस्ट डेविएशन करता है, तो भैया लिस्ट तो रेड करेगा और वायलेट सबसे ज़्यादा करेगा, तो लिस्ट डेविएशन व्हेन ए बीम ऑफ वाइट लाइट पास थ्रू द प्रिज्म, तो रेड आंसर क्या होगा, रेड कलर। आगे क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, वाइट लाइट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, भाई इतनी बार हो चुका है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि वाइट लाइट किसका कॉम्बिनेशन, अगर हम एक वाइट लाइट को 7 कलर में डिवाइड कर दें, उसके आगे एक इन्वर्टेड प्रिज्म लगा दें, तो वहाँ से उसके फिर एक कलर बन जाता है, तो इसका मीन्स होगा 7 कलर्स। यानी कि हमने पहले एक वाइट लाइट को प्रिज्म में को पास किया तो 7 कलर आएंगे, फिर 7 कलर के आगे एक इन्वर्टेड प्रिज्म लगाया तो फिर वाइट लाइट बन जाएगी, तो इसका मीन्स ये हुआ वाइट लाइट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। विबग्योर के अकॉर्डिंग विच कलर of the light deviate maximum in dispersion of white light by the prism, यानी कि लाइट मैक्सिमम कौन सा होना है, वायलेट। कौन सा कलर ज़्यादा है, वायलेट कलर का डेविएशन, क्योंकि रे ऑफ इमरजेंट और रे ऑफ इंसिडेंट इस बीच में उनके एंगल जो होता है सबसे ज़्यादा होता है, तो इसलिए मैक्सिमम किसके लिए डेविएट होता है, वायलेट के लिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, फिर एक केस स्टडी है, इसके द्वारा देखते हैं। स्प्रेडिंग ऑफ लाइट बाय द मोलिक्यूल्स इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी किसी मोलिक्यूल पर लाइट का टकराना क्या कहलाता है, स्कैटरिंग कहलाता है। द लाइट हैविंग लिस्ट वेवलेंथ स्कैटर्स मोर और सन अपीयर रेड एट सनराइज एंड सनसेट
blue sky, it is due to the scattering of light. The color of the scattering light depends on the size of particle. The amount of scattering of light depends the wavelength of light. देखिए पहला क्वेश्चन है द टू एन एस्ट्रोनट्स इन स्पेस द कलर ऑफ स्काई एपियर्स, यानी कि हमें बताना है टू एन एस्ट्रोनट्स इन स्पेस द कलर ऑफ स्काई एपियर, रेड, ब्लू, वाइट, ब्लैक। तो एस्ट्रोनट्स से हमें ब्लैक कलर दिखाई देता है। अब आता है, क्योंकि वहाँ पर कोई स्पेस नहीं है, अब इस यहाँ पर आता है अगला 18th क्वेश्चन, कलर ऑफ द स्काई एपियर ब्लू ड्यू टू, यानी कि स्काई का कलर ब्लू दिखाई देता है, किसके कारण दिखाई देता है? यह देता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द एयर मॉलिक्यूल, एयर मॉलिक्यूल पर रेज का टकरा कर, लाइट का टकरा कर स्कैटरिंग हो, क्योंकि वायलेट कलर सबसे ज़्यादा स्कैटर हो जाएगा, इसलिए हमें वह ब्लू कलर दिखाई देता है, यानी ब्लू कलर मान सकते हैं, ब्लू कलर भी ज़्यादा स्कैटरिंग होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ लाइट हैज़ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, किसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है? देखिए सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड की होती है और फ्रीक्वेंसी सबसे कम रेड की होती है, और सबसे ज़्यादा वायलेट की फ्रीक्वेंसी होती है। वेवलेंथ का अपोजिट होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20, एसआई यूनिट ऑफ द वेवलेंथ। वेवलेंथ की एसआई यूनिट होती है मीटर, यानी कि एसआई यूनिट क्या होती है वेवलेंथ की? मीटर। बी वाला आंसर सही होगा, क्योंकि हर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी की होती है सेकंड टाइम पीरियड की होती है, और मीटर जो है वेवलेंथ की होती है। फ्रीक्वेंसी की होती है पर सेकंड या हर्ट्ज या साइकिल पर सेकंड, और मीटर होती है वेवलेंथ की। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है मीटर। आगे 23, 21, 22 क्वेश्चन छूट गया इसमें से। ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म हैज़ ट्रायंगल बेस एंड टू, तो ट्रायंगल बेस होते हैं, और उसके पास में 3 रेक्टेंगुलर सरफेस होते हैं, लेटरल सरफेस होते हैं। The angle between its two lateral face is called angle of, the angle between two lateral face is called, देखिए वह कहलाता है, क्या कहलाता है? The angle between the two lateral face is called the angle of incidence, यानी कि इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच में डेविएशन एंगल बनता है, और इमरजेंट रे और नॉर्मल के बीच में इमरजेंस एंगल बनता है। तो यहाँ पर हो जाएगा इमरजेंस। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 25 क्वेश्चन है। कंसीडर 2 स्टेटमेंट, हमें 2 स्टेटमेंट दिए हैं। अब देखिए 2 स्टेटमेंट क्या क्या दिए हैं। द प्रिज्म हैज़ प्रोबेबली split the incident white light into the band of the colors. The band of colored components of light beam is called its spectrum. तो हमें बताना है कौन सा इसमें से स्टेटमेंट, इनके बारे में बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो पहले को देखें, द प्रिज्म हैज़ प्रोबेबली स्प्लिट द इंसिडेंट वाइट लाइट इनटू ए बैंड ऑफ कलर्स, बिल्कुल सही है। द बैंड ऑफ कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ लाइट बीम इज कॉल्ड इट्स स्पेक्ट्रम, बिल्कुल करेक्ट। तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, दोनों आंसर करेक्ट होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 26 में है द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट्स कलर्स इज कॉल्ड, यानी कि क्या कहलाता है? डिस्पर्जन कहलाता है। यानी कि फर्स्ट है टोटल TIR का मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और सेकंड है डिस्पर्जन। तो स्प्लिटिंग होना लाइट का किससे? कंपोनेंट कलर में क्या कहलाता है? डिस्पर्जन कहलाता है। सब क्वेश्चन आपके करे हुए हैं, यानी कि लाइट का स्प्लिटिंग होना इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज डिस्पर्जन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द रेड लाइट बैंड्स
द लिस्ट वाइल द वायलेट द मोस्ट। हमें बताना है सही या फॉल्स। तो रेड लाइट बैंड्स लीस्ट बिल्कुल सही है। वाइल वायलेट इज़ द मोस्ट बिल्कुल सही है। वायलेट का डेविएशन एंगल सबसे ज़्यादा होता है और रेड का सबसे कम होता है, इसलिए ट्रू है। हु वाज द फर्स्ट यूज ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ द सनलाइट। ये था इसाक न्यूटन। न्यूटन ने फर्स्ट यूज किया था ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। Newton's the idea that the sunlight is made up of 7 color। न्यूटन्स ने आइडिया दिया कि सनलाइट जो है मेड अप ऑफ बनी हुई है किसकी, 7 कलर की बनी हुई होती है। न्यूटन्स द आइडिया दैट सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर, यानी कि 7 कलर अकॉर्डिंग टू वी गिव वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसके अकॉर्डिंग 7 कलर्स में डिवाइड होती है, उसे बताया हमें न्यूटन्स ने। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 30 क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रेनबो। रेनबो के बारे में इसमें से बताना है कौन सा गलत स्टेटमेंट है। इट इज़ कॉज्ड बाई द डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाई टीनी वाटर ड्रॉपलेट प्रजेंट इन द एटमोसफेयर। ये भी सही है, बी वाला सही है। ए द रेनबो इज द नेचुरल स्पेक्ट्रम अपियरिंग इन द स्काई आफ्टर ए रेन शावर। और बारिश के बाद रेनबो दिखाई देता है, बिल्कुल सही है। द रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन द सेम डायरेक्शन और टू दैट सन। ये गलत है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सन। हमेशा क्या होता है, रेनबो ऑलवेज फॉर्म्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ द सन। डी, ये तो सी ऑप्शन इज रॉन्ग। द वाटर ड्रॉपलेट एक्ट लाइट स्मॉल प्रिज्म बिल्कुल सही है। आगे 31 क्वेश्चन की बात करें तो एपिरेंट रैंडम वेवरिंग फल्करिंग ऑफ ऑब्जेक्ट सीन थ्रू ए टर्बुलेंट स्ट्रीम ऑफ हॉट एयर राइजिंग अबव द फायर और रेडिएटर इज ड्यू टू एपिरेंट रैंडम वेवरिंग और फ्लिकरिंग झिमझिमाते हुए ऑब्जेक्ट सीन दिखाई देता है थ्रो ए टर्बुलेंट स्ट्रीम ऑफ हॉट एयर राइजिंग अबव। तो ये होता है रिफ्रैक्शन के कारण। कौन सा होता है इसका कारण, रिफ्रैक्शन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट। यानी कि स्टार का ट्विंकलिंग होना बहुत बार आ चुका है, क्योंकि स्टार जब ट्विंकलिंग हमें दिखाई देता है उसका रीज़न है उससे जो लाइट आई वो बीच बीच में कहीं लेयर जो है रेयर मीडियम था, कहीं डेंसर मीडियम था, तो वहाँ पर उसका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है, जिसके कारण हमें स्टार ट्विंकलिंग करते हुए एपियर प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो स्टार एपियर स्लाइटली हायर देन द एक्चुअल पोजीशन। पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, यानी कि वह अपनी एक्चुअल पोजीशन से ऊपर दिखाई देता है। मैंने बताया था, एक डायग्राम भी दिखाया था कि जब कोई रे स्टार से आएगी तो वह स्टार से आने के बाद हमारी आइज़ में क्या होती आएगी, कभी डेंसर मीडियम से कभी रेयर मीडियम में आएगी, तो वह तिरछी दिखाई देती है। परंतु हमें तो लाइट सीधी दिखाई देनी है, इसलिए वह एक्चुअल पोजीशन से कुछ ऊपर अबव दिखाई देता है, हायर पोजीशन पर दिखाई देता है। 34 सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट बिफोर द एक्चुअल सनराइज एंड अबाउट 2 मिनट आफ्टर द एक्चुअल सनसेट बिकॉज ऑफ। यानी कि सूर्य का सनराइज होने से पहले 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद में हमें दिखाई देना किस कारण से होता है, तो यह होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण से। इसने दिया है डिस्पर्जिंग, स्कैटरिंग, टिंडल इफेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। इसका रीजन है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। द अपीरेंट फ्लैटनिंग ऑफ द सन डिस्क फ्लैटनिंग एट सन राइज एंड सनसेट इज आल्सो ड्यू टू। फ्लैटनिंग माने बिल्कुल प्लेन दिखाई देना, उसका रीजन भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। बहुत सारे रीजन
किसके कारण होते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और बहुत सारे स्कैटरिंग के कारण होते हैं। आप दो चीज़ों पर बहुत फोकस कीजिए, स्कैटरिंग के बारे में अच्छी तरह समझिए और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में अच्छी तरह समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। द ब्लू कलर ऑफ द स्काई, कलर ऑफ वाटर डीप सी, द रीडिंग ऑफ सन, सनराइज एंड सनसेट आर बेस्ड ऑन। भाई बहुत ही बढ़िया। अभी मैंने बताया था किससे फोकस करना है, स्कैटरिंग और एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन से। तो इसने बताया ब्लू कलर दिखाई देना, कलर ऑफ वाटर डीप सी में ब्लू कलर होना दिखाई देना, या फिर रीडिंग द सन एट सनसेट एंड सन राइज आर बेस्ड, किसके बेस पे डिपेंड करता है? स्कैटरिंग के। ये सभी इसके फिनोमिनन हैं, स्कैटरिंग के फिनोमिनन हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टिंडल इफेक्ट इज बेस्ड ऑन द डिस्पर्जन, स्कैटरिंग, टिंडल इफेक्ट, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अभी बताया मैंने, टिंडल इफेक्ट होता है कि लाइट का जब किसी मॉलिक्यूल से टकराती है उसका फैल जाना ही, हाँ, और फैल कर हमें दिखाई देना उसका पथ टिंडल इफेक्ट कहलाता है। तो किसके कारण फैलेगा? स्कैटरिंग के कारण। तो इसका मीन्स क्या होगा? टिंडल इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है? टिंडल इफेक्ट इज बेस्ड ऑन स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि लाइट का फैल जाना के कारण ही टिंडल इफेक्ट हमें शो होता है। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी फाइन पार्टिकल स्कैटर मेनली लाइट, यानी कि रेड, ऑरेंज, येलो, वाइट। हमें बताना है इसमें, यानी कि वेरी फाइन पार्टिकल स्कैटर मेनली ब्लू और वायलेट कलर। सबसे ज़्यादा कौन सी को? ब्लू और वायलेट कलर। अब नीचे से वायलेट के, अगर वायलेट और विब ग्योर के अकॉर्डिंग हम देखें तो नीचे येलो आता है, तो हम इसको येलो भी क्या, यानी कि इसमें आ जाएगा, सॉरी, वेरी फाइन पार्टिकल वाइट लाइट को, तो आंसर आ जाएगा वाइट लाइट। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से आप देखेंगे 39 का आंसर आएगा वाइट, और इसमें यानी कि इसने कहा था साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल लार्ज एनफ देन द स्कैटरिंग लाइट मे बी इवन एपियर, तो वाइट। अब आता है 40, द रेड लाइट हैज वेवलेंथ अबाउट टाइम्स ग्रेटर दैन ब्लू लाइट। ये अब तक क्वेश्चन तुम्हारे इसमें नहीं आया, इसका आंसर होगा, इसने कहा रेड लाइट हैज वेवलेंथ अबाउट, यानी कि टाइम 1.8 टाइम ग्रेटर दैन द ब्लू लाइट। अब इसको अच्छी तरह से कर लीजिए, इसका आंसर होगा 1.8 टाइम्स। रेड लाइट जो होती है उसकी वेवलेंथ 1.8 टाइम ग्रेटर दैन द ब्लू लाइट। 41, इफ़ द अर्थ हैज़ नो एटमोसफेयर, यानी कि बहुत बार क्वेश्चन आता है, इफ़ द अर्थ पहले भी आ चुका, नो एटमोसफेयर देयर वुड नॉट हैव बीन एनी स्कैटरिंग दैन द स्काई वुड हैव लुक्ड। भाई जब कोई स्कैटरिंग ही नहीं होने का, कुछ भी कोई कलर स्कैटर होने का ही नहीं, तो वहाँ पर हमें क्या दिखाई देगा? डार्क कलर दिखाई देगा, या ब्लैक भी आ सकता है आंसर में, डार्क या ब्लैक। तो अर्थ पर कोई भी, इफ अर्थ पर अगर एटमॉस्फेयर ना होता तो हमें कैसा कलर दिखाई देता? डार्क, यानी कि रेड, ब्लैक। आगे क्वेश्चन आता है 42, द स्काई एपियर डार्क टू पैसेंजर्स फ्लाइंग एट वेरी हाई एल्टीट्यूड। भाई जब एक पैसेंजर बहुत ऊंचाई पर चला जाता है, फ्लाइंग करता है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ, किसके कारण? यानी कि वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है, तो एटमॉस्फेयर नहीं है तो स्कैटरिंग नहीं होने का, तो किसकी एब्सेंस हो जाएगी? स्कैटरिंग एट सच हाइट, इस हाइट पर हमें कोई एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा, तो वहाँ पर स्कैटरिंग नहीं होगा, जिसके कारण हमें स्काई एपियर होने लगता है डार्क। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43, डेंजर सिग्नल लाइट आर रेड। हाँ, बहुत बार देखा होगा आपने रेड कलर का सिग्नल, ट्रेन पे भी झंडी दिखाते हैं। आगे इससे आगे पढ़ें, इन कलर एज रेड इज स्कैटरिंग बाई फोग और स्मोक, यानी कि फोग और स्मोक इसकी स्कैटरिंग होता है इसका लिस्ट। डेंजर कलर सनलाइट में
यानी रेड कलर का जो स्कैटर होता है उस बहुत ही कम होता है। एट नून सन अपीयर वाइट, इसका कारण क्या है? ऑल द कलर्स ऑफ द वाइट लाइट आर स्कैटर्ड अवे, क्योंकि सारे कलर दूर चले जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं, और हमें इसीलिए नून में यानी कि दोपहर के टाइम पर हमें क्या दिखाई देता है? मून द सन अपीयर्स वाइट एज, किसके कारण? ऑल द कलर्स ऑफ वाइट लाइट आर स्कैटर्ड अवे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बीच में कुछ क्वेश्चन गैप हो गया। आगे 51 पर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन ऑफ द लाइट आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। इसने कहा कौन सा फिनोमिनन है लाइट का जिसके कारण हमें रेनबो दिखाई देता है। इसके हैं रिफ्रैक्शन होगा, डिस्पर्जन होगा एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तीनों बातें यहाँ पर हो जाएंगी जब भी हमें क्या होता है, फिनोमिना कौन कौन से फिनोमिना है? रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन और इंटरनल रिफ्लेक्शन। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द डिफरेंट लेयर ऑफ वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि जिसके वे लेयर जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग थे, उनसे लाइट का रिफ्रैक्शन होने के कारण ही हमें यानी कि स्टार ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं। अब देखिए आपका ये ह्यूमन आइज़ में वही क्वेश्चन है जो तुम्हारे एग्ज़ाम में आने वाले हैं। आप ध्यान से देखें कि क्वेश्चन को समझें और याद करें। थैंक यू।